प्रश्न 1। भारत सरकार ने जुलाई 2025 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? ए. डेटा सुरक्षा भारत पोर्टल, बी. डिजिटल अधिकार संरक्षण मंच, सी. ग्रीवांस अपीलेट कमेटी (GAC) पोर्टल, डी. नागरिक डेटा कोष। सही उत्तर है सी. ग्रीवांस अपीलेट कमेटी (GAC) पोर्टल। सरकार ने नागरिकों को उनके डेटा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीवांस अपीलेट कमेटी (GAC) पोर्टल लॉन्च किया है। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी या अन्य प्लेटफॉर्म आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है, तो आप इस पोर्टल पर अपील कर सकते हैं। ये नागरिकों को उनके डिजिटल अधिकारों के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। प्रश्न 2। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए. ईगा स्वीटेक, बी. आर्याना सबालेंका, सी. कोको गॉफ, डी. ओन्स जबूर। सही उत्तर है बी. आर्याना सबालेंका। बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। ये उनका दूसरा विंबलडन खिताब है। उन्होंने फाइनल में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। विंबलडन दुनिया के 4 सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम में से एक है। प्रश्न 3। जुलाई 2025 में ब्राजील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ए. वैश्विक दक्षिण के लिए न्यायसंगत भविष्य, बी. नवाचार और विकास के लिए साझेदारी, सी. सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद, डी. एक निष्पक्ष दुनिया के लिए आर्थिक विकास। सही उत्तर है डी. एक निष्पक्ष दुनिया के लिए आर्थिक विकास। ब्राजील की अध्यक्षता में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय एक निष्पक्ष दुनिया के लिए आर्थिक विकास था। इसमें सदस्य देशों ने आपसी व्यापार, प्रौद्योगिकी, हस्तांतरण और वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAE शामिल हैं। प्रश्न 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जुलाई 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा? ए. 6.25%, बी. 6.50%, सी. 6.75%, डी. 7.00%। सही उत्तर है बी. 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में महंगाई को नियंत्रित रखने के लक्ष्य के साथ रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI अन्य बैंकों को कर्ज देता है। इस दर के स्थिर रहने से लोन की ब्याज दरों में तुरंत कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना कम हो जाती है। प्रश्न 5। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के तहत किस महत्वपूर्ण परीक्षण को जुलाई 2025 में सफलतापूर्वक पूरा किया? ए. क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम परीक्षण, बी. मानव रहित उड़ान परीक्षण G1, सी. क्रू मॉड्यूल का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, डी. लॉन्च व्हीकल बूस्टर का परीक्षण। सही उत्तर है सी. क्रू मॉड्यूल का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए क्रू मॉड्यूल का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परीक्षण में हेलीकॉप्टर से क्रू मॉड्यूल को गिराकर उसके पैराशूट सिस्टम की जांच की गई ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न 6। जुलाई 2025 में किस राज्य ने एक जिला एक पर्यटन स्थल योजना की शुरुआत की है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। सही उत्तर है सी. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक पर्यटन स्थल योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य हर जिले के कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। प्रश्न 7। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच जुलाई 2025 में वरुण 2025 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया? ए. फ्रांस, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. जापान, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है
ए. फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच वरुण 2025 नामक द्विपक्षीय अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। ये अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न 8। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए. 35वां, बी. 38वां, सी. 40वां, डी. 42वां। सही उत्तर है बी. 38वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत ने 38वां स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग दर्शाती है कि भारत नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। प्रश्न 9। जुलाई 2025 में प्रकाशित पुस्तक द साइलेंट रेवोल्यूशन इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लेखक कौन हैं? ए. नंदन नीलेकणी, बी. रघुराम राजन, सी. अरविंद पनगढ़िया, डी. एस. जयशंकर। सही उत्तर है ए. नंदन नीलेकणी। इन्फोसिस के सह संस्थापक और आधार के वास्तुकार नंदन नीलेकणी ने द साइलेंट रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत में हुए डिजिटल बदलाव जैसे कि UPI, आधार और अन्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभाव और भविष्य पर प्रकाश डालती है। प्रश्न 10। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 28 जुलाई की थीम क्या थी? ए. एक्शन का इंतजार नहीं कर सकते, बी. अब कार्रवाई करें, सी. एक जीवन एक यकृत, डी. हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। सही उत्तर है बी. अब कार्रवाई करें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम अब कार्रवाई करें थी, जिसका उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था। ये बीमारी लिवर को प्रभावित करती है। प्रश्न 11। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. डॉक्टर अरविंद विरमानी, बी. सुमन बेरी, सी. डॉक्टर V. अनंत नागेश्वरन, डी. अजय सेठ। सही उत्तर है ए. डॉक्टर अरविंद विरमानी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है जो विकास नीतियों पर सरकार को सलाह देता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न 12। किस भारतीय शहर को 2025 के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ए. कोलकाता, बी. नई दिल्ली, सी. कोच्चि, डी. जयपुर। सही उत्तर है सी. कोच्चि। केरल के कोच्चि शहर को यूनेस्को द्वारा 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है। ये सम्मान शहर में साहित्य, पढ़ने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। कोच्चि को ये सम्मान मिलने से वहां साल भर साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रश्न 13। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. चिली, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. बोलीविया, डी. अर्जेंटीना। सही उत्तर है सी. बोलीविया। भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के साथ लिथियम के खनन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। लिथियम एक दुर्लभ खनिज है जिसका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में होता है। ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14। ऑपरेशन मुस्कान 11, जिसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था, किस उद्देश्य से संबंधित है? ए. बाल मजदूरी का उन्मूलन, बी. महिला सुरक्षा, सी. लापता बच्चों को ढूंढना और बचाना, डी. साइबर अपराध की रोकथाम। सही उत्तर है सी. लापता बच्चों को ढूंढना और बचाना। ऑपरेशन मुस्कान गृह मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में लापता बच्चों का पता लगाना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है। जुलाई 2025 में इसके 11वें चरण की शुरुआत की गई। इस अभियान में पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। प्रश्न 15। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बनने की प्रक्रिया में है?
ए. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, बी. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, सी. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, डी. कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। सही उत्तर है सी. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। उत्तर प्रदेश में बन रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा होगा। इसका मतलब है कि ये हवाई अड्डा अपनी सभी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा से पूरा करेगा और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रश्न 16। 2025 में 45वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए. रतन टाटा, बी. डॉक्टर के सिवन, सी. ई. श्रीधरन, डी. सुधा मूर्ति। सही उत्तर है सी. ई. श्रीधरन। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई. श्रीधरन को देश में सार्वजनिक परिवहन में उनके असाधारण योगदान के लिए 45वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रश्न 17। जुलाई 2025 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 10वां पूर्ण सदस्य बना? ए. बेलारूस, बी. मंगोलिया, सी. अफगानिस्तान, डी. तुर्कमेनिस्तान। सही उत्तर है ए. बेलारूस। बेलारूस अब औपचारिक रूप से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 10वां सदस्य बन गया है। SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। बेलारूस के शामिल होने से इस संगठन का विस्तार और प्रभाव और बढ़ गया है। प्रश्न 18। भारतीय सेना ने हाल ही में प्रोजेक्ट संभव के तहत कौन सी स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च की है? ए. संवाद, बी. संदेश, सी. संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, डी. सेतुर। सही उत्तर है सी. संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारतीय सेना ने अपनी आंतरिक संचार प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए संभव नामक एक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। ये व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का एक सुरक्षित स्वदेशी विकल्प है जिसे विशेष रूप से सेना के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 19। जुलाई 2025 में किस राज्य की कंदमाल हल्दी को विश्व व्यापार संगठन WTO से विशेष कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ? ए. ओडिशा, बी. आंध्र प्रदेश, सी. केरल, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है ए. ओडिशा। ओडिशा की प्रसिद्ध कंदमाल हल्दी को अब विश्व व्यापार संगठन से अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा मिली है। इसे पहले से ही GI टैग प्राप्त है, लेकिन ये नई सुरक्षा इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नकली उत्पादों से बचाएगी और स्थानीय किसानों को लाभान्वित करेगी। प्रश्न 20। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा किस मार्ग पर शुरू की गई है? ए. दिल्ली से जयपुर, बी. मुंबई से पुणे, सी. लेह से कारगिल, डी. बेंगलुरु से मैसूर। सही उत्तर है सी. लेह से कारगिल। पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा लेह कारगिल मार्ग पर शुरू की गई है। ये बस पानी और गर्मी के अलावा कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है। ये उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रश्न 21। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2025 के अवसर पर द्रास में स्थित युद्ध स्मारक में किस नई गैलरी का उद्घाटन किया गया? ए. शौर्य गाथा गैलरी, बी. वीरता की दीवार, सी. ऑपरेशन विजय डिजिटल आर्काइव, डी. हमारे नायक। सही उत्तर है सी. ऑपरेशन विजय डिजिटल आर्काइव। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर द्रास युद्ध स्मारक में ऑपरेशन विजय डिजिटल आर्काइव का उद्घाटन किया गया। यह आगंतुकों को ऑडियो विजुअल माध्यम से युद्ध के नायकों, लड़ाइयों और रणनीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे युवा पीढ़ी प्रेरित हो सके। प्रश्न 22।
जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने किस नाम से एक नई सुपरफास्ट पार्सल सेवा शुरू की है? ए. गति एक्सप्रेस, बी. दूत एक्सप्रेस, सी. तीव्रगामी कार्गो, डी. भारत द्रुत पार्सल। सही उत्तर है बी. दूत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए माल की तेज डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दूत एक्सप्रेस नामक एक नई समय सारणी आधारित सुपरफास्ट पार्सल सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य सड़क परिवहन के साथ प्रतिस्पर्धा करना और रेलवे के राजस्व को बढ़ाना है। प्रश्न 23। विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना अल दफरा सोलर प्रोजेक्ट, जिसे हाल ही में पूरी क्षमता पर चालू किया गया, किस देश में स्थित है? ए. सऊदी अरब, बी. संयुक्त अरब अमीरात, सी. चीन, डी. भारत। सही उत्तर है बी. संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने आबू धाबी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल दफरा सोलर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चालू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने में सक्षम है और देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न 24। जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया भाषानेट पोर्टल किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ए. विदेशी भाषाएं सिखाना, बी. भारतीय भाषाओं का डिजिटल संग्रह, सी. स्कूली छात्रों के लिए भाषा प्रतियोगिता, डी. अनुवाद और व्याख्या के लिए एक मंच। सही उत्तर है डी. अनुवाद और व्याख्या के लिए एक मंच। केंद्र सरकार ने भाषानेट पोर्टल लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वास्तविक समय में अनुवाद और व्याख्या सेवाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई बाधाओं को दूर करना और सरकारी सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। प्रश्न 25। किस राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. राजस्थान, डी. दिल्ली। सही उत्तर है सी. राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी राइट टू हेल्थ कानून को लागू करने के लिए विस्तृत नियम जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के प्रत्येक नागरिक को किसी भी क्लिनिकल प्रतिष्ठान में आपातकालीन उपचार प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं। प्रश्न 26। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के भारतीय विजेता कौन हैं? ए. एक पर्यावरण कार्यकर्ता, बी. एक शिक्षा सुधारक, सी. एक सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक, डी. एक खोजी पत्रकार। सही उत्तर है सी. एक सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक। असम के एक समर्पित सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर भरत देउरी को 2025 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पूर्वोत्तर भारत के दूर दराज के इलाकों में लाखों लोगों तक किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए यह सम्मान मिला है। प्रश्न 27। जुलाई 2025 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना पहला सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए समझौता किया? ए. केन्या, बी. तंजानिया, सी. मोजाम्बिक, डी. मेडागास्कर। सही उत्तर है डी. मेडागास्कर। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति बढ़ाने के लिए मेडागास्कर के उत्तरी तट पर एक सैन्य सुविधा स्थापित करने हेतु समझौता किया है। ये अड्डा समुद्री डकैती को रोकने, मानवीय सहायता प्रदान करने और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा। प्रश्न 28। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? ए. जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बी. बांदीपुर कर्नाटक, सी. पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, डी. सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी. पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। दशकों के संरक्षण प्रयासों के बाद झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में एक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ये सफलता बेहतर आवास मैनेजमेंट, शिकार रोधी मापों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी का परिणाम है, जो इसे संरक्षण की एक बड़ी कहानी बनाती है।
प्रश्न 29। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में किस विषय पर एक ऐतिहासिक फैसले में राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना? ए. मीडिया रिपोर्टिंग, बी. सार्वजनिक रिकॉर्ड, सी. इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी, डी. आपराधिक रिकॉर्ड। सही उत्तर है सी. इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कुछ शर्तों के तहत किसी व्यक्ति को इंटरनेट से अपनी पुरानी, अप्रासंगिक और निजी जानकारी हटाने का अधिकार है। इसे राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का विस्तार माना गया है। प्रश्न 30। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? ए. हानले, लद्दाख, बी. स्पीति, हिमाचल प्रदेश, सी. कच्छ का रण, गुजरात, डी. जैसलमेर, राजस्थान। सही उत्तर है ए. हानले, लद्दाख। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हानले में स्थापित किया गया है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है ताकि खगोलीय अवलोकन और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए आकाश एकदम साफ रहे। प्रश्न 31। चैट जीपीटी की तर्ज पर भारत के किस प्रमुख संस्थान ने भारत जीपीटी नामक अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? ए. आईआईटी मद्रास, बी. आईआईटी बॉम्बे, सी. आईआईएससी बेंगलुरु, डी. टीआईएफआर, मुंबई। सही उत्तर है ए. आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत जीपीटी नामक एक बड़ा भाषा मॉडल एलएलएम विकसित किया है, जो विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और संदर्भों को समझने के लिए प्रशिक्षित है। इसका उद्देश्य एआई प्रौद्योगिकी को भारत की स्थानीय जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना है। प्रश्न 32। जुलाई 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी का अनावरण किया? ए. जापान, बी. नीदरलैंड्स, सी. मालदीव, डी. दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है डी. दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर के तट पर दुनिया की पहली प्रोटोटाइप फ्लोटिंग सिटी ओशनिक सिटी का अनावरण किया गया। यह परियोजना समुद्र के बढ़ते जलस्तर की चुनौती का सामना करने और टिकाऊ शहरी जीवन का एक मॉडल पेश करने के लिए बनाई गई है। प्रश्न 33। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन ने जुलाई 2025 तक कितने ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया है? ए. 10 करोड़, बी. 12 करोड़, सी. 15 करोड़, डी. 18 करोड़। सही उत्तर है सी. 15 करोड़। जल जीवन मिशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जुलाई 2025 तक देश के 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचा दिया है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन प्रदान करना था और यह उस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया है। प्रश्न 34। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू होने वाली है? ए. गुरुग्राम, बी. नोएडा, फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट, सी. बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, डी. पुणे, हिंजेवाड़ी। सही उत्तर है बी. नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट। भारत की पहली स्वचालित पॉड टैक्सी परियोजना को नोएडा में मंजूरी मिल गई है। यह टैक्सी फिल्म सिटी को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी। यह एक ड्राइवर रहित वाहन प्रणाली है जो ट्रैफिक जाम को कम करने और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगी। प्रश्न 35। जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी राज्य तितली स्टेट बटरफ्लाई घोषित की है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. छत्तीसगढ़। सही उत्तर है सी. जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने ब्लू पैंसी नामक सुंदर तितली को अपनी आधिकारिक राज्य तितली घोषित किया है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 36। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ए. 6.2%, बी. 6.5%, सी.
6.8%, डी 7.1%। सही उत्तर है सी 6.8%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि मजबूत घरेलू मांग और सरकारी सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ेगी। यह दर्शाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। प्रश्न 37। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज किस रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है? ए. दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर, बी. कोंकण रेलवे, सी. उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL, डी. पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर। सही उत्तर है सी. उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जुलाई 2025 में इस पर पहली ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रश्न 38। जुलाई 2025 में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का नया मुख्य अभियोजक नियुक्त किया गया? ए. फातो बेंसोदा, बी. करीम खान, सी. एडलमैन को, डी. लुइस मोरेनो ओकाम्पो। सही उत्तर है सी. एडलमैन को। इटली की अनुभवी वकील एडलमैन को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का नया मुख्य अभियोजक चुना गया है। ICC युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार जैसे गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। प्रश्न 39। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ए. टाटा फेरोस्टा, बी. JSW नियो स्टील, सी. कल्याणी फेरेस्टा, डी. जिंदल पैंथर। सही उत्तर है सी. कल्याणी फेरेस्टा। पुणे स्थित कल्याणी समूह में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। यह स्टील जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले का उपयोग किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है। प्रश्न 40। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रगति की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? ए. डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, बी. प्रोफेसर MC पंत, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. अनिल सहस्त्रबुद्धे। सही उत्तर है बी. प्रोफेसर MC पंत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा के चांसलर प्रोफेसर MC पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुझाव देगी।